हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनुज कुशवाहा। तो आज की इस क्लास के अंदर हम वेक्टर एटम मॉडल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पेस क्वांटाइजेशन अलग और वेक्टर एटम मॉडल अलग दिया हुआ है। तो जो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्पेस क्वांटाइजेशन टॉपिक है वो भी वेक्टर एटम मॉडल के अंदर ही हम इसमें डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उसी को इस्तेमाल करके वेक्टर एटम मॉडल पूरा डेवलप किया गया है। ठीक है ना। तो अगर आप अपने सिलेबस के हिसाब से देखें तो 3 टॉपिक को आज हम कवर करेंगे: स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेस क्वांटाइजेशन एंड वेक्टर एटम मॉडल। ठीक है, चलिए ऑडियो वीडियो क्लियर है तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। इसके बाद आपका है एक टॉपिक है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और स्टर्न गरलाक एक्सपेरिमेंट। ये जो 2 टॉपिक हैं उसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो मुझे लगता है चार क्लास में या 5 क्लास में ये जो शुरुआत के आपके सारे टॉपिक हैं सिलेबस के वो सब हो जाएंगे। और अगर पूरे सिलेबस की हम बात करें तो 8 से 10 लेक्चर में ये बचा हुआ जितना भी टॉपिक है वो सब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बीच में किसी दिन आपकी 2 क्लास भी रखूंगा, तो आप इस चीज के लिए थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। इसको जल्दी खत्म करते हैं और उसके बाद आपका कुछ टेस्ट वगैरह में यूनिट वाइज टेस्ट की बात करेंगे, जिसमें हम भी आपके साथ इन्वॉल्व होंगे। वैसे तो आप टेस्ट दे ही रहे होंगे, हमने सारे टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा वेक्टर एटम मॉडल। वेक्टर एटम मॉडल आपने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था। आपने स्टार्टिंग में जो सभी एटॉमिक मॉडल के हमने नाम बताए थे उसमें टॉमसन मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल था, बोहर्स मॉडल था। ये तीनों मॉडल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक है आपका बोहर सोमरफील्ड मॉडल, जो हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है। उसमें एक स्पेशल चीज थी, बस वो आप याद रखिए कि बोहर के एटॉमिक मॉडल में जो बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, उस चीज को मॉडिफाई करके सोमरफील्ड ने बताया कि केवल सर्कुलर ऑर्बिट ही नहीं होते हैं। एक्चुअल में इन जनरल हमें बोलना चाहिए कि इलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं, और उस इलिप्स को ही जब हम एक स्पेशल कंडीशन लेंगे तो वो सर्कुलर ऑर्बिट भी हमें देगा। ठीक है ना। तो सोमरफील्ड मॉडल में क्या था कि सर्कुलर के साथ साथ इलिप्टिकल ऑर्बिट को भी कंसीडर किया गया था। लेकिन सोमरफील्ड के मॉडल से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। जो बोहर के मॉडल में प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम में से कुछ एक प्रॉब्लम ही सिर्फ सोमरफील्ड के मॉडल से सॉल्व हो पाई। बाकी सारी प्रॉब्लम एज इट इज बनी हुई थी। जैसे कि जो अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलती हैं, हाइड्रोजन एटम में जितनी सीरीज मिलती है उनकी इंटेंसिटी का रेशियो नहीं पता, किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका आइडिया नहीं हमें है कि कितने इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। ये जितनी भी इस तरह जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, जितनी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स थी वो सारी प्रॉब्लम एज इट इज रह गई सोमरफील्ड के मॉडल के बाद। उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिर ये लास्ट मॉडल है जो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जिसका नाम है वेक्टर एटम मॉडल। ठीक है ना, वेक्टर एटम मॉडल। थोड़ा सा स्टार्टिंग में हम इंट्रोडक्शन पार्ट लिख देते हैं, उसके बाद जो इसमें समझने वाली चीज है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए अभी मुझे पढ़ा लेने दीजिए। अभी जो ये टॉपिक्स आपके हैं 4-6 टॉपिक हम पहले खत्म कर लेते हैं, फिर बीच में कोई लेट्स टॉक सेशन रख लेंगे। आगे किस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग उसके ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है ना, अभी बस यही है कि बचे हुए ये शुरुआत के जो टॉपिक्स हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की, ये टॉपिक्स हम 3-4 क्लास में खत्म कर फिर आप लोगों से बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आप कह सकते हैं टू ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ बोहर सोमरफील्ड मॉडल। बोहर सोमरफील्ड मॉडल मतलब हम वो डिफिकल्टीज लिख नहीं रहे हैं, सीधे हमने कनेक्ट कर दिया कि बोहर सोमरफील्ड मॉडल में जो प्रॉब्लम थी वो। तो टू ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ बोहर सोमरफील्ड मॉडल, उहलेनबेक एंड गोल्डस्मिथ introduced a
न्यू एटॉमिक मॉडल called as वेक्टर एटम मॉडल। ठीक है, इसका नाम क्या था? वेक्टर एटम मॉडल। तो वेक्टर एटम मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये दो साइंटिस्ट ने दिया था इस मॉडल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब ये जो वेक्टर एटम मॉडल है वो कौन से मेन फीचर के ऊपर या मेन प्रिंसिपल के ऊपर ये आधारित है? तो आप कह सकते हैं कि दी टू मेन फीचर्स ऑफ वेक्टर एटम मॉडल आर, जो दो मेन फीचर इसमें थे वो कौन कौन से थे? एक था स्पेस क्वांटाइजेशन और दूसरा स्पेस क्वांटाइजेशन या स्पेशियल क्वांटाइजेशन, आप कह सकते हैं ऐसे, स्पेशियल क्वांटाइजेशन, और दूसरा था स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दो मेन फीचर के ऊपर ये वेक्टर एटम मॉडल पूरा डेवलप हुआ है। तो अभी हम बारी बारी से इन दोनों पार्ट को समझेंगे, फिर इन दोनों को कंबाइन करके हम इसके बारे में बात करेंगे। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, अभी हम लिख देते हैं इसका जो ओवरव्यू है पूरा लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेक्टर एटम मॉडल, पूरा समरी हम यहां पर लिख देते हैं, फिर उसके अंदर जो टर्म हम यूज करेंगे उसको डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे आगे। तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर एटम मॉडल या अकॉर्डिंग टू उलेनबेक एंड गोल्डस्मिथ, इलेक्ट्रॉन have two types of motion around the nucleus. One is orbital motion of electron, electrons has two types of motion around the nucleus, हटा देते हैं। ठीक है ना? तो एक तो क्या है, वन इज ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। एक तो न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल मोशन करता है, मतलब चक्कर लगाता है, जैसा कि अभी तक हम लोग बोलते आए हैं। दूसरा जो इन्होंने बताया कि अदर इज स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि अगर ये कोई न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल न्यूक्लियस के चारों ओर ही चक्कर नहीं लगाता है। उलेनबेक और गोल्डस्मिथ ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसा मोशन नहीं करता, ये तो करता ही है, इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने खुद के एक्सिस के अबाउट भी रोटेट होता है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भी रोटेट करता है। तो जब ये अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व, इसको क्या बोलते हैं, रोटेशन, जब अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो इसको हम स्पिन मोशन कहते हैं। और जब ये न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा होता है तो इसको हम ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह के मोशन होते हैं और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये जो स्पिन मोशन का कंसिडरेशन किया इन्होंने, इसी के आधार पर ये पूरा स्ट्रक्चर इसका डेवलप होगा जिसको हम वेक्टर एटम मॉडल कहते हैं। तो चूंकि इसमें दो टाइप के मोशन की बात इन्होंने करी है, अगर दो टाइप के मोशन की बात करी है तो इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह का एंगुलर मोमेंटम भी होगा। अगर ऑर्बिटल मोशन हो रहा था तो ऑर्बिटल मोशन से रिलेटेड एंगुलर मोमेंटम, और अब तो स्पिन मोशन भी कंसीडर कर लिया तो स्पिन मोशन से भी रिलेटेड एक एंगुलर मोमेंटम होगा। तो यानी वेक्टर एटम मॉडल का अगर एकदम सबसे मेन जो लाइन है अगर आप वो पकड़ेंगे तो वो यही है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होता है, मतलब अगर आप ये एक लाइन बोल देते हैं तो इसका मतलब आप सीधा सीधा आप क्या बोल रहे हैं, वेक्टर एटम मॉडल। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होता है दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस
स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि आपको पता ही है जिस तरह का मोशन उस तरह का एंगुलर मोमेंटम। अगर ऑर्बिटल के साथ स्पिन कंसीडर कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, तो यानी स्पिन मोशन की भी आप बात कर रहे हैं, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस में स्पिन एंगुलर मोमेंटम आप कह सकते हैं। ये मैथमेटिकल एक तरह से स्टेटमेंट हो गया वेक्टर एटम मॉडल का। इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम इन दोनों की क्या होता है, सम के बराबर होता है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम वेक्टर जे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को एल से, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को एस से। तो ये है वेक्टर एटम मॉडल का एक तरह से मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसमें जे, एल और एस क्या है? तो जो जे है या एल है, पहले एल की बात कर लेते हैं। एल क्या है? एल इज दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है एल, एल प्लस 1 और एच क्रॉस, यानी एच अपान 2 पाई। जो एस है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी अंडर रूट एस, एस प्लस 1 और यहां पर एच क्रॉस। और जो यहां पर जे है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी? इसकी न्यूमेरिकल होती है वैल्यू अंडर रूट जे, जे प्लस 1 और यहां पर एच क्रॉस। ठीक है, अब आप ये समझ ही रहे हैं कि कैपिटल एल, कैपिटल एस और कैपिटल जे क्या है। कैपिटल जे हमने लिखा है टोटल एंगुलर मोमेंटम की जगह पर, कैपिटल एल को हमने लिखा है टोटल, सॉरी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की जगह पर, कैपिटल एस हमने लिखा है स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जगह पर। यानी ये जो तीनों हमने लिखे हैं ये एंगुलर मोमेंटम है, और मॉड लगाने का मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अभी तो ये वेक्टर के फॉर्म में था, लेकिन इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो ये जो तीनों टाइप के एंगुलर मोमेंटम है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम निकालते हैं, तो फार्मूला सेम पैटर्न का होता है। और इस फार्मूले के अंदर जो स्मॉल एल, स्मॉल एस और स्मॉल जे है, ये क्वांटम नंबर्स हैं। ये एंगुलर मोमेंटम है और ये क्या है? क्वांटम नंबर्स हैं। अभी ये टॉपिक पूरा करके हम आगे एक नया भी टॉपिक बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर एटम मॉडल में कितने क्वांटम नंबर यूज किए गए थे और वो किस चीज से रिलेटेड थे। तो ये देखिए वेक्टर एटम मॉडल में 3 क्वांटम नंबर तो आपको यहीं पर मिल गए, है ना। एक तो ये हो गया, एल हो गया, एस हो गया, जी हो गया। तो ये सब क्वांटम नंबर्स हैं। तो ये है एंगुलर मोमेंटम, ये है क्वांटम नंबर्स। यहां पर एल इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड जो क्वांटम नंबर है इसका नाम है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड जो क्वांटम नंबर है इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, और ये क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड जो क्वांटम नंबर है उसको हम कहते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। मतलब पूरा नाम वही है एंगुलर मोमेंटम वाले, टोटल एंगुलर मोमेंटम बोल करके आगे क्वांटम नंबर जोड़ दीजिए, या इसको इनर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो आसान होगा, हम ये लिख देते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट वेक्टर एटम मॉडल का। देखा जाए तो वेक्टर एटम मॉडल इतना ही है। अब बात इसमें यही आती है कि ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर ये जो यहाँ पर टर्म लिखा गया इस टर्म का क्या मतलब है। तो अब हम इन्हीं को डिटेल में और एक्सप्लोर करेंगे। तो हम इसी में हेडिंग बना लेते हैं स्पेशियल क्वांटाइजेशन या स्पेस क्वांटाइजेशन, जो चीज बोली गई है उसका क्या मतलब है। तो आपका ये अलग से एक टॉपिक भी है ना, स्पेस क्वांटाइजेशन, स्पेस या स्पेशियल क्वांटाइजेशन ये क्या होता है। देखिए स्पेशियल क्वांटाइजेशन को समझने से पहले हमें इस चीज को समझना है कि मान लीजिए कि आप यहां पर कोई है एक न्यूक्लियस, ये कोई न्यूक्लियस है और आपको पता है न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन जो है मान लीजिए इस तरह के ऑर्बिट में घूम रहा है, ये है ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट बोल रहे हैं, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमेगा तो वो एक करंट लूप बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस तरह से घूम रहा है तो करंट लूप बिल्कुल उल्टा बनेगा।
या इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है तो करंट लूप मान लीजिए ऐसे बनेगा। यानी मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका करंट इस तरह से यहाँ पर बन रहा है। आपको पता होगा कि जब भी कोई सर्कल के अंदर, कोई किसी भी सर्कुलर लूप के अंदर करंट फ्लो होता है, जब भी किसी सर्कुलर लूप के अंदर करंट फ्लो होता है तो उससे रिलेटेड जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको कैसे हम निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं और उसका डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो जो ये डायरेक्शन होता है, मतलब इसके कर्ल का जो डायरेक्शन होता है, इसके डायरेक्शन के फिंगर को अगर हम राइट हैंड के फिंगर्स को इसके करंट लूप के डायरेक्शन में कर्ल करें तो जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड या डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑर्बिटल मोशन से रिलेटेड जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो ये होगा, है ना। और इसके अलावा जो इसमें अगर आप वेक्टर एल का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी होता है। और पी का डायरेक्शन किधर होता है, पी का डायरेक्शन होता है एम इंटू वी कर लीजिए, तो जो वी का डायरेक्शन होता है, यानी आर क्रॉस वी से आप निकालेंगे एल का डायरेक्शन। आर क्रॉस वी से अगर आप एल का डायरेक्शन निकालेंगे तो मान लीजिए अगर इधर की तरफ आर हो और वी अंदर की तरफ हो, है ना, अंदर की तरफ हो, तो आर से वी की तरफ जाएंगे तो ये थंब इधर की तरफ जाएगा। तो हम ये जो करंट लूप है उसका डायरेक्शन हटा रहे हैं क्योंकि हमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नहीं दिखाना है, हमें एंगुलर मोमेंटम वाले वेक्टर का डायरेक्शन दिखाना है, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम वाले वेक्टर का डायरेक्शन दिखाना है। तो वेक्टर एल या वेक्टर जे जिसको बोलते हैं वो कैसे निकलता है, ये आपका हो जाएगा इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एल। ये आप समझ रहे होंगे वेक्टर एल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है आर क्रॉस में पी, और पी को आप ओपन कर दीजिए, तो पी को ओपन करेंगे तो एम इंटू वी हो जाएगा, एम को बाहर लाइए स्केलर है तो यहाँ पर आर क्रॉस वी हो जाएगा। अब आप जस्ट इमेजिन करिए कि एक सर्कुलर लूप है या इलिप्टिकल लूप है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो सेंटर से जहां न्यूक्लियस है वहां से अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर घूम रहा है ऐसे, तो आप यहाँ पर जाएंगे तो ये वेक्टर आर होगा, और वेक्टर वी किधर होगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में, टेंजेंट के डायरेक्शन में, तो आर क्रॉस वी का डायरेक्शन किधर होगा, इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये एल का डायरेक्शन हमको यहाँ पर मिल गया। यानी ये किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम है वो ये आ गया। और मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, अगर हम ये मान लें कि हमने ये एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, इसको हम बोल देते हैं दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, और जो वेक्टर बी का डायरेक्शन है वो एल के साथ में थीटा एंगल यहाँ पर बना रहा है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद पता चलेगा कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है जो इस ऑर्बिट के अंदर घूम रहा था और उसका जो एंगुलर मोमेंटम था वो वेक्टर एल यहां पर था, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो वेक्टर एल होता है वो इस वेक्टर बी के चारों ओर ऐसे घूमने लग जाता है। यानी ये जो वेक्टर है ना, आप इमेजिन करिए ये वेक्टर बी फिक्स है और ये जो वेक्टर एल है वो वेक्टर एल ऐसे 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 रोटेट कर रहा है, मतलब ये बीच में एज ए एक्सिस काम करेगा और उस एक्सिस के चारों तरफ ऐसे हमारा जो वेक्टर एल है वो ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। इसको हम बोलते हैं प्रीसेशन। प्रीसेशन मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट जो हमारा वेक्टर एल है वो प्रीसेस करेगा। और वेक्टर एल क्यों प्रीसेस करेगा, क्योंकि वेक्टर एल हमेशा इस जो ऑर्बिट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये प्लेन आपका ऊपर नीचे होगा, अगर आप इमेजिन करिए कि ऐसे कुछ आपने सर्कुलर चीज पकड़ लिया है और इस जगह पर उसको फिक्स कर रखा है और उसको कभी आप इधर दबा रहे हैं इधर उठा रहे हैं या उधर दबा रहे हैं इधर उठा रहे हैं, तो जब ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करेगा तो उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो भी तो इधर उधर घूमेगा। तो ये जो वेक्टर एल है वो इस वेक्टर बी के अबाउट अगर प्रीसेस कर रहा है, इसका मतलब कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट है वो ऑर्बिट भी यहां से इसका ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे ऐसे ही ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है, ये ऑर्बिट जो ऐसे दिख रहा है वो कभी ऐसे भी हो जाएगा, जैसे आपका ये वेक्टर एल है जब इस वेक्टर बी के अबाउट प्रीसेस करेगा और प्रीसेस करते करते मान लीजिए किसी टाइम पर आपका जो वेक्टर एल ये है, ये वेक्टर एल मान लीजिए किसी टाइम पर यहां पर है, तो जो वेक्टर एल है वो अगर यहां पर आ गया तो इस वेक्टर एल का मतलब ये हुआ कि आपका जो ऑर्बिट है अब ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा है, अब इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है इसके परपेंडिकुलर जो यहाँ पर ऑर्बिट होगा, यानी इस ऑर्बिट के अंदर अब आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। तो इस ऑर्बिट का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो इस डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, दिस इज वेक्टर एल, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस वही है, न्यूक्लियस वही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका जो ऑर्बिट है उसका ओरिएंटेशन चेंज होता रहता है। पहले ये ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, अभी ये ओरिएंटेशन में घूम रहा है, तो जब ओरिएंटेशन इसके ऑर्बिट का बदलेगा तो उसके परपेंडिकुलर जो उसका एंगुलर मोमेंटम है उसका डायरेक्शन भी बदलेगा। इसलिए ये जो वेक्टर एल है हम कहते हैं कि वेक्टर एल वेक्टर बी के अबाउट प्रीसेस कर रहा है, दैट मींस
ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, स्पेस क्वांटाइजेशन जो टॉपिक है वो हमें यही कहता है कि जो आपका वेक्टर एल है, जो वेक्टर बी के अबाउट रोटेट करेगा या प्रीसेस करेगा, उसके प्रीसेस करने के अकॉर्डिंग ये आपका ओरिएंटेशन इसके ऑर्बिट का चेंज होगा। तो ऑर्बिट का जो ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है उसके लिए कौन कौन से डायरेक्शन पॉसिबल हैं, कौन कौन से ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, इस ओरिएंटेशन में, इस ओरिएंटेशन में, या एक और इसी में ले लीजिए, ऐसे कितने डायरेक्शन या ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन प्रीसेस कर सकता है, वो वैल्यू हम अभी निकालेंगे। और आपको पता चलेगा कि वो जो वैल्यू होती है ऑर्बिट के प्रीसेस करने का जो ओरिएंटेशन है, या कह लीजिए उसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर एल है उसके प्रीसेस करने का जो डायरेक्शन है, कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन ही पॉसिबल होती हैं। सभी पॉसिबल सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रीसेस नहीं करता है, या सभी डायरेक्शन में ये आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रोटेट नहीं करता है। तो कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही केवल ये पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए हम कहते हैं कि स्पेस क्वांटाइज्ड है। स्पेस क्वांटाइज्ड होने का मतलब कि एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है उसका ओरिएंटेशन, या एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो क्वांटाइज्ड है स्पेस में। स्पेस क्वांटाइज्ड होने का मतलब एंगुलर मोमेंटम के लिए कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही अलाउड है, कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन ही अलाउड है। ठीक है ना। तो अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को यहां पर थोड़ा लिखते हैं लैंग्वेज में। द प्रिसिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट in external magnetic field, in external magnetic field, the precision of electronic orbit in external magnetic field is called लार्मर प्रिसिशन। इसका नाम है, ये फार्मूला एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। लार्मर प्रिसिशन क्या होता है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट है वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसे प्रीसेस करता है, ठीक है ना, या उसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर एल है। द प्रिसिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट या करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लार्मर प्रिसिशन, एंड इट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसिशन is called Larmor frequency, is called Larmor frequency। अब ये लार्मर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप याद कर लीजिए, FL इज इक्वल टू ये होता है EB/4πme। ये फार्मूला है लार्मर फ्रीक्वेंसी का, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, इसके प्रीसेस करने की जो फ्रीक्वेंसी है, या एक सेकंड में कितनी बार घूमेगा, ये चीज भी प्रभावित होगी। ठीक है ना, डायरेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बदलने से, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो लार्मर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। यही इसका सबसे एक इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, या डायरेक्टली ये फार्मूला एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो यहां पर आप याद रखिएगा लार्मर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए अब इसमें आप इस फार्मूले को अगर आप देखें तो आपको याद होगा बोर मैग्नेटॉन, एक आपने पढ़ा हुआ था ईएमटी वाले यूनिट के अंदर। तो बोर मैग्नेटॉन के लिए फार्मूला होता है म्यू बी इज इक्वल टू EH अपान में होता है 4πme। यहां पर है EB अपान में 4πme, यहां पर है EH अपान में 4πme। कंफ्यूज नहीं होना है, इसको कंपेयर करके याद कर लीजिए। बोर मैग्नेटॉन का फार्मूला EH अपान 4πme और लार्मर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला EB अपान में 4πme। इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, तो इसको सॉल्व करने के बाद में आएगा 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये कंपेयर करने के लिए हमने यहां पर लिख दिया। चलिए अब इसके बाद, हाँ ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है नेक्स्ट हमारा, स्पेस क्वांटाइजेशन को हमें समझना है। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो प्रीसेस कर रहा है, यानी अभी हम इलेक्ट्रॉन के केवल ऑर्बिटल मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, जब न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है उस मोशन को ध्यान में रखते हुए ये बात हम कर रहे हैं। तो ऑर्बिटल मोशन है, उससे रिलेटेड ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर प्रीसेस कर रहा है। ठीक है, हम इस थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं ताकि हम समझ सकें कि स्पेस क्वांटाइज्ड है या इसका एंगुलर मोमेंटम स्पेस में क्वांटाइज्ड होता है। तो इस फार्मूले में देखिए आप, ये जो L है
इस एल का अगर हम प्रोजेक्शन डालें इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, और ये मान लीजिए जेड डायरेक्शन है, तो इस जेड डायरेक्शन को हम बोलेंगे, जेड डायरेक्शन में जो इस वेक्टर एल का कंपोनेंट निकलेगा इसको हम एल जेड बोलेंगे। अगर इस वेक्टर का नाम है वेक्टर एल, तो इसका प्रोजेक्शन हम यहाँ पर निकालेंगे। प्रोजेक्शन मतलब इस वेक्टर एल का कंपोनेंट अलोंग दिस वेक्टर बी, और वेक्टर बी किस डायरेक्शन में है, तो ये जेड एक्सिस की तरफ है, तो बी जेड बोल देते हैं। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो प्रोजेक्शन आएगा वो आएगा एल जेड, और एल जेड की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो एल जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, है ना। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एल अलोंग वेक्टर बी, ये हो जाएगा एल जेड, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ में कॉस थीटा। ये न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, वेक्टर तो हम लिख नहीं रहे हैं, हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वेक्टर एल का न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा फार्मूला, कि कॉस थीटा इज इक्वल टू जेड कंपोनेंट और अपान में मॉड ऑफ एल। अब ये जो फार्मूला आया है, इस फार्मूले को थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करना होगा। इसमें जो एल जेड की वैल्यू होती है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, ये होता है एम एल एच क्रॉस के बराबर। और जो आपका ये एंगुलर मोमेंटम का न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपने पीछे देखा, ये होता है एल एल प्लस वन, और यहाँ पर होता है एच क्रॉस, है ना। एंगुलर मोमेंटम की न्यूमेरिकल वैल्यू को क्वांटम नंबर के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो एम एल एच क्रॉस हो जाएगा। ठीक है ना, यानी आप देखिए यहाँ पर जो एम एल है वो क्या है, या एमएल के बजाय आप कह सकते हैं एलजेड क्या है, तो एलजेड जो है वो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग क्या है, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग प्रोजेक्शन जो है उसी को हम एलजेड बोल रहे हैं, और इसी एलजेड से रिलेटेड एक क्वांटम नंबर जिसको एमएल बोलते हैं, इसका नाम है ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या था, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और इसका नाम है ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर रखें, तो इन दोनों वैल्यूज को रखने पर एलजेड की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, एम एल एच क्रॉस, और फिर यहाँ पर ये अंडर रूट एल की वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा एल एल प्लस वन, और यहाँ पर हो जाएगा ये एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप देखिए आपको क्या मिला, कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ये एल जेड अपान में मॉड ऑफ एल इज इक्वल टू ये हो गया एम एल अपान में अंडर रूट एल एल प्लस वन, एल एल प्लस वन। ठीक है, और आपको इसमें पता है जो एम एल है, एमएल को हम बोलते हैं, एमएल इज कॉल्ड ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस चीज से रिलेटेड है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए जरूरी होता है ये क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू प्रोवाइड करता है। यहाँ पर एमएल की वैल्यू रखेंगे तो एल जेड हमें मिल जाएगा। और ये जो ml की वैल्यू होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो किसी भी गिवन l की वैल्यू के लिए ml की वैल्यू कितनी होती है, माइनस एल टू प्लस एल, माइनस एल टू प्लस एल, ये इसकी वैल्यूज होती है। अब माइनस एल से प्लस एल तक अगर आप जाते हैं, अगर आप नंबर लाइन पर देखिए माइनस एल से प्लस एल तक जाते हैं, बीच में जीरो भी आता है एक वैल्यू, तो माइनस एल से प्लस एल तक जाएंगे और बीच में जीरो वाली वैल्यू लेंगे। तो आप बताइए जीरो से अगर प्लस इधर माइनस एल तक है तो कितनी, जैसे जीरो से माइनस टू गए तो दो वैल्यूज, जीरो से आप प्लस टू तक गए तो दो वैल्यूज, दो इधर एक ये चार, चार और एक पांच, मतलब माइनस एल से प्लस एल तक अगर आप जाते हैं तो टोटल कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, टोटल जो वैल्यूज हैं दैट इज 2l प्लस 1 वैल्यूज, क्योंकि ये माइनस एल वाली वैल्यूज और प्लस एल वाली वैल्यूज बीच में एक जीरो भी आएगा उसको भी काउंट करेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ l प्लस 1 वैल्यूज, टोटल इतनी वैल्यूज आएंगी। जैसे अगर हम कहते हैं l की वैल्यू, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू अगर 2 लेते हैं आप या 3 लेते हैं आप, तो ml की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, माइनस एल से प्लस एल तक, माइनस एल से प्लस एल मतलब माइनस टू, फिर इसी में और एक जोड़िए माइनस वन, फिर एक और जोड़िए जीरो, एक और जोड़िए प्लस वन, एक और जोड़िए प्लस टू। ये देखिए माइनस एल से प्लस एल कितनी वैल्यूज हो गई, एल की वैल्यू अगर 2 थी तो एमएल की कितनी टोटल वैल्यूज आई हैं, टोटल 5 वैल्यूज आई हैं, यानी इस 2 का 2 गुना करना होगा, एल का 2 गुना और प्लस में 1। तो अगर एल की वैल्यू 2 है तो एमएल की कितनी वैल्यूज आएंगी, 5 वैल्यूज यहां पर आ जाएंगी, 5 वैल्यूज यहां पर आएंगी। सिमिलरली एल की वैल्यू अगर हम 3 ले तो एमएल की वैल्यू कितनी आएगी, हो जाएगी -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3,
कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 3 है तो हो जाएगा 7, टोटल 7 वैल्यूज हो जाएंगी, टोटल 7 वैल्यूज हो जाएंगी। अब आप जरा यहां पर देखिए, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि हम एल की कोई भी एक वैल्यू चूज कर ले, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3, जब हम एल की कुछ एक वैल्यू चूज करेंगे तो हमें एम एल की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही मिलेंगी। अगर हम एल की वैल्यू 2 चूज करेंगे तो एम एल की टोटल 5 वैल्यूज मिलेंगी। अगर एम एल की 5 अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो थीटा की भी 5 अलग अलग वैल्यू मिलेगी। अगर आप एम एल की वैल्यू 3 रखेंगे, सॉरी एल की वैल्यू 3 रखेंगे तो एम एल की टोटल 5 वैल्यूज आएंगी, और एम एल की ये बारी बारी से पांचों वैल्यूज रखेंगे तो थीटा की अलग अलग 5 वैल्यूज आएंगी, सॉरी 7 वैल्यूज आएंगी। अगर ये 7 वैल्यूज आप रखेंगे यहाँ पर तो थीटा की भी 7 अलग अलग वैल्यूज आएंगी। यानी जितनी एमएल की वैल्यूज होंगी, जितने टाइप की एमएल की वैल्यूज होंगी, उतने टाइप की थीटा की वैल्यूज भी होंगी। और जो एमएल की वैल्यूज है वो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही अलाउड है, हर एक वैल्यू एमएल की तो हो नहीं सकती, सिर्फ यही वैल्यूज पॉसिबल है एमएल की। यानी जो एमएल की वैल्यू है वो क्वांटाइज्ड है, और अगर एमएल की वैल्यू क्वांटाइज्ड है, थीटा की वैल्यू भी क्वांटाइज्ड है, यानी कुछ पर्टिकुलर थीटा ही अलाउड है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा ये वेक्टर एल है, जो इस बी के अबाउट प्रीसेस करेगा, उसके प्रीसेस करने का जो डायरेक्शन थीटा है, वो थीटा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ही पॉसिबल है, कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही प्रीसेस करेगा, या इस डायरेक्शन में, या तो एक और डायरेक्शन, या तो एक और डायरेक्शन, अलग अलग थीटा की आप वैल्यू ले लीजिए, उन्हीं कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही इसका प्रीसेशन होगा। और एल की अलग अलग डायरेक्शन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट का अलग अलग ओरिएंटेशन। अगर इसके प्रीसेशन का एंगल अलग अलग कुछ पर्टिकुलर या डिस्क्रीट वैल्यूज ही पॉसिबल है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक जो ऑर्बिट है उसका भी जो ओरिएंटेशन है उसकी भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज है, यानी ये भी क्या है, अपने आप में क्वांटाइज्ड है ना। इलेक्ट्रॉनिक जो ऑर्बिट है उसका ओरिएंटेशन क्या है, क्वांटाइज्ड है, या जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो कंक्लूजन हमने लिखा है इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज the orientation of angular momentum or corresponding electronic orbit orientation have only certain values that is आप कह सकते, that is orientation of orbit is quantized. Orientation of orbit is quantized. This is called space quantization. This is called space या spatial quantization. तो स्पेशियल क्वांटाइजेशन का मतलब स्पेस नहीं क्वांटाइज्ड है, बल्कि स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है या ओरिएंटेशन है वो क्वांटाइज्ड है। ओरिएंटेशन क्वांटाइज्ड है मतलब ओरिएंटेशन कुछ पर्टिकुलर वैल्यू में ही, डायरेक्शन में ही पॉसिबल है, केवल उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है, या उसके करस्पॉन्डिंग आप एंगुलर मोमेंटम के टर्म में भी बात कर सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ही पॉसिबल है, उसका जो थीटा है उस थीटा के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं थीटा हैव डिस्क्रीट वैल्यूज, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही होती हैं, थीटा की कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ही होती हैं, इसी बात को बोलते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। ठीक है, इस बात को अगर समझने में कहीं भी दिक्कत है तो आप एक बार पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो स्पेस का क्वांटाइजेशन दिखाया है वो ऑर्बिटल मोशन के लिए दिखाया है। इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मोशन है उसमें उसका ओरिएंटेशन कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अलाउड होगा, या जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का प्रिसिशन है उसके लिए थीटा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही पॉसिबल है। सिमिलरली हम स्पिन मोशन के लिए भी दिखा सकते हैं कि जो स्पिन मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का अपने ही एक्सिस पर, वो स्पिन करने का भी जो ओरिएंटेशन है उसकी भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही अलाउड होती है। किसी भी डायरेक्शन में किसी भी ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन का स्पिन नहीं हो सकता, उसका भी अपना एक पर्टिकुलर क्या है ओरिएंटेशन होता है इस स्पेस में,
उसको भी हम स्पेस क्वांटाइजेशन ही बोलेंगे फॉर स्पिन मोशन। ये हमने डिस्कस किया स्पेस क्वांटाइजेशन फॉर ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, चलिए तो स्पिन मोशन के लिए स्पेस क्वांटाइजेशन को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ऑर्बिटल और स्पिन मोशन से रिलेटेड एक छोटा सा फार्मूला है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन में हमने कहा कि ऑर्बिटल मोशन होता है, वेक्टर एटम मॉडल के अकॉर्डिंग दो मोशन हो गए, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। तो अगर ऑर्बिटल मोशन होगा तो क्या होगा और स्पिन मोशन होगा तो क्या होगा? देखिए, ऑर्बिटल मोशन होगा तो ऑर्बिटल मोशन से रिलेटेड होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अगर ऑर्बिटल मोशन होगा तो क्या आएगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा होगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मोशन करेगा इलेक्ट्रॉन तो एक मैग्नेट बन जाएगा, और मैग्नेट बनेगा तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट, इसको हम म्यू एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑर्बिटल मोशन से रिलेटेड एंगुलर मोमेंटम और उससे रिलेटेड एंगुलर मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। यहां पर सिमिलरली यहां पर स्पिन मोशन से रिलेटेड क्या होगा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन मोशन से रिलेटेड होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और स्पिन मोशन करेगा तो भी ये मैग्नेट बनेगा, तो इसका एक अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, जिसको हम बोलेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम म्यू एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो म्यू एल अपान में एल होता है, म्यू एल अपान एल का जो रेशियो होता है उसके लिए फार्मूला है, ये आता है आपका ई अपान में 2 टाइम्स ऑफ एम ई। ये इसका फार्मूला है, जिसको हम यहाँ सामने जी ऑफ एल लिख सकते हैं और यहाँ ई अपान में 2 एम ई होगा। ठीक है, ये जो रेशियो है, इस रेशियो का एक नाम है, इसको बोलते हैं जाइरो मैग्नेटिक रेशियो फॉर ऑर्बिटल मोशन। ये पूछ लेते हैं तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, जाइरो मैग्नेटिक रेशियो फॉर ऑर्बिटल मोशन जो होता है वो ई अपान में 2 एम के बराबर होता है। इसमें जो जीएल है, ये जीएल यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू 1 लिखा हुआ है, तो जीएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं लैंडे जी फैक्टर फॉर ऑर्बिटल मोशन। इसको हम बोलते हैं लैंडे जी फैक्टर फॉर ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, और अगर हम इसी फार्मूले को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो आप देखिए म्यू एल अपान एल इज इक्वल टू जो आपने लिखा है ई अपान में 2 टाइम्स ऑफ एम ई। अगर एल को इधर मल्टीप्लाई करें तो म्यू एल इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपान में 2 एम ई और इनटू में हो जाएगा यहाँ पर एल। एल मतलब है एंगुलर मोमेंटम, और जो बात बताई थी बोहर ने कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में घूमता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एच अपान 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो यहाँ एच अपान 2 पाई का एन टाइम्स कर दिया हमने, बोहर की थ्योरी में जो बात बताई गई थी उसके अकॉर्डिंग। अगर आप यहां से एन को अलग कर दें तो एन को अलग करने के बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ई एच, और अपान में आएगा ये मल्टीप्लाई करने पर 4 पाई एम ई। और अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि ई एच अपान में 4 पाई एम ई को क्या बोलते हैं? इसको हम बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं। ये देखिए बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं, और ये म्यू बी के बराबर होता है। इसको म्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको अगर हम म्यू बी लिख दें तो आप देखिए यहां से हमें क्या मिलेगा? म्यू एल का हम जो रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो म्यू एल इज इक्वल टू हो जाएगा एन इंटू में म्यू बी। एन इंटू में क्या? म्यू बी। ठीक है, तो ये एक फार्मूला आप याद कर सकते हैं। यहां पर एन क्या है? एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एग्जाम में एक सवाल आता है कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर कैसे डिपेंड करता है? तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब पहले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उससे दूसरे ऑर्बिट में अगर है, तो पहले से दूसरे में जाने पर जो आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना हो जाएगा? जस्ट 2 गुना हो जाएगा। तीसरे ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूमने लग जाए तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो 3 गुना हो जाएगा। एक तो ये सवाल है कि जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक आप ये यहां से याद रखिए। दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको? पूछा जाता है कि ये जो बोर मैग्नेटॉन है ये क्या चीज है? ये बोर मैग्नेटॉन क्या चीज है? तो अगर हम एन की वैल्यू 1 रख दें तो म्यू बी बराबर म्यू एल हो जाएगा। यानी जो बोर मैग्नेटॉन है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू बोर मैग्नेटॉन के बराबर होता है, लेकिन कब? जब एन की वैल्यू 1 होगी।
यानी अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में घूम रहा है तो पहले ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा ऑर्बिटल मोशन की वजह से, उसी का नाम है बोर मैग्नेटॉन। यानी मिनिमम इलेक्ट्रॉन अगर पहले ऑर्बिट में घूमेगा तो म्यू की वैल्यू मिनिमम आएगी म्यू की। तो मिनिमम जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है या पहले ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसी को बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं। और इसकी वैल्यू पीछे हमने लिखा था, इसका यूनिट वगैरह पूछा जाता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं यहां से। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर आए कंपेयर करते हुए लिखें तो स्पिन मोशन का भी पूछ सकते हैं, जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। तो म्यू एस अपान एस इज इक्वल टू, इसमें ई अपान में 2me था, इसमें जस्ट इसी का 2 गुना मिलता है। और ये जो 2 लिखा है ये इसको हम बोलते हैं जी ऑफ एस, जी ऑफ एस, यानी इसको हम बोलते हैं लैंडे जी फैक्टर फॉर स्पिन मोशन। जी ऑफ एस की वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर है। तो लैंडे जी फैक्टर फॉर स्पिन मोशन, और ये अभी भी इसका नाम क्या है, वही सेम नाम होता है जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। ये किसके लिए है, ऑर्बिटल मोशन के लिए, और ये किसके लिए है, स्पिन मोशन के लिए। रिलेशन अगर दोनों में आप देखें तो क्या फर्क है दोनों की वैल्यू में, इसका जितना भी वैल्यू आया है उसका इसमें जस्ट 2 गुना है। यानी स्पिन मोशन के लिए जो जाइरोमैग्नेटिक रेशियो है वो ऑर्बिटल मोशन के जाइरोमैग्नेटिक रेशियो का 2 गुना होता है। ठीक है, तो रिलेशन भी पूछ सकते हैं और इंडिविजुअल वैल्यू भी पूछ सकते हैं। ये हो जाएगा आपका जाइरोमैग्नेटिक रेशियो, जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, ये ऑर्बिटल के लिए, वो स्पिन के लिए। चलिए, तो ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन में छोटा सा एक फार्मूला ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं इस टॉपिक पर, जो हमने ऑर्बिटल मोशन के लिए स्पेस का क्वांटाइजेशन दिखाया कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो उसका एक ओरिएंटेशन होगा कुछ की, उसकी कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन ही पॉसिबल है। ऐसे अगर हम स्पिन मोशन की बात करें तो स्पिन मोशन के लिए भी स्पेस क्वांटाइजेशन दिखाया जा सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें एस की वैल्यू, तो एस की वैल्यू कितनी होती है, आपने लिखा कि एस एस प्लस 1 और यहाँ पर होता है एच क्रॉस। सिमिलरली अगर हम इस एस का भी जेड डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकाले, जैसे हमने एंगुलर मोमेंटम का निकाला था, जैसे हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट निकाला था अलोंग जेड एक्सिस या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो एल जेड की वैल्यू निकालने के लिए हमने एक क्वांटम नंबर यूज किया, इसका नाम है ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऐसे ही स्पिन एंगुलर मोमेंटम की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, तो ये इसके लिए भी एक क्वांटम नंबर आता है, इसको हम स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, और ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा एच क्रॉस। ठीक है, हम अब यहां पर इस चीज को भी दिखा सकते हैं इसी तरह से कि मान लीजिए कि ये है आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है थीटा। ठीक है, तो आप जब इसका कंपोनेंट निकालेंगे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये जो यहां से लेकर के यहां तक का ये वेक्टर होगा, इसी को हम एस जेड बोल रहे हैं। ये है प्रोजेक्शन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड बी। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो प्रोजेक्शन है वो एस जेड है, जो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो प्रिसेशन हो रहा है वो कौन कौन से डायरेक्शन में पॉसिबल है, थीटा की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एस जेड है उसको लिखने का तरीका क्या होगा, इस वेक्टर का वो कंपोनेंट है थीटा डायरेक्शन में, ये लिखा जाएगा एस कॉस थीटा, ऐसे लिखा जाता है वेक्टर का कंपोनेंट। तो कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आपका एस जेड अपान में एस, एस जेड अपान में एस, और ये एस जेड कितना है, ये है आपका एम एस और एच क्रॉस, और ये आपका जो एस है वो कितना है, ये है आपका एस एस प्लस 1, और यहाँ पर ये हो जाएगा एच क्रॉस। एच क्रॉस से एच क्रॉस को कैंसिल कर लीजिए, तो आपको कुल मिलाकर के ये फार्मूला मिल गया थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एम एस और अपान में हो जाएगा अंडर रूट एस एस प्लस 1। और आपको यहां से ये साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर हम थीटा की क्या करें, अगर हम एस की कुछ भी वैल्यू यहां पर ले, एस जो होता है इसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, और एस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1/2 होती है। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और ये जो आपका एमएस है उसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू केवल 2 वैल्यूज पॉसिबल है, प्लस माइनस में एस यानी कि प्लस माइनस में 1/2। मतलब जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसकी केवल 2 वैल्यूज पॉसिबल है। तो आप एस की वैल्यू हमेशा 1/2 ही लेना पड़ेगा, इसमें चॉइस नहीं है ऑर्बिटल एंगुलर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की तरह की 1 2 3 ले सके। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा 1/2 होती है। तो यहाँ आप 1/2 रखेंगे, मतलब फिक्स वैल्यू आप रखेंगे। तो यहाँ पर भी आपकी जो एमएस की वैल्यू आएगी वो भी फिक्स वैल्यू आएगी, प्लस में 1/2 और माइनस में 1/2। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप ये वैल्यूज आप यहाँ पर रखते हैं और सॉल्व करते हैं तो थीटा की केवल 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगा 25 डिग्री और एक मिलेगा 155 डिग्री।
यानी इससे ये पता चल रहा है कि जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग केवल दो डायरेक्शन में ही उसका प्रिसेशन हो सकता है। अगर केवल दो डायरेक्शन में एस के केवल दो डायरेक्शन मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि जो स्पिन मोशन हो रहा है उसका भी जो ओरिएंटेशन है उसके भी केवल दो ओरिएंटेशन पॉसिबल है। जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लीजिए अगर ऐसे ऐसे स्पिन कर रहा है तो एक तो ये हो जाएगा, एक कोई और हो जाएगा, केवल दो ही ओरिएंटेशन में स्पिन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जो है अपने एक्सिस पर ये इस तरह से या तो घूमेगा या तो इस तरह से घूमेगा, केवल दो ओरिएंटेशन पॉसिबल है। यानी स्पिन मोशन में केवल दो ओरिएंटेशन पॉसिबल है, ऑर्बिटल मोशन में दो से ज्यादा पॉसिबल है लेकिन फिक्स है। तो हर बार अगर कोई भी चीज की वैल्यू फिक्स होती है और डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं उसी को तो क्वांटाइज्ड बोलते हैं। यानी स्पिन मोशन करने के लिए भी स्पेस में क्या है, कुछ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन ही अलाउड है, इसके अलावा किसी और ओरिएंटेशन में स्पिन नहीं हो पाएगा। यानी कि स्पिन मोशन के लिए भी स्पेस क्या है, क्वांटाइज्ड है। इस वैल्यू के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि दैट इज स्पिन मोशन या स्पिन एंगुलर मोमेंटम have only two directions, और आप ये भी बोल सकते हैं और द स्पिन मोशन have only two orientation about its axis। ठीक है ना, तो आप यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, स्पेस इज क्वांटाइज्ड फॉर स्पिन मोशन आल्सो। ठीक है ना, स्पिन मोशन के लिए भी स्पेस क्वांटाइज्ड है, कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेशन में ही स्पिन होगा, और ऑर्बिटल मोशन के लिए भी स्पेस क्वांटाइज्ड है, यानी कुछ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में भी ही ऑर्बिटल मोशन न्यूक्लियस के चारों ओर पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन का। इस चीज को आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, जो बात हमने यहाँ पर लिखी कि थीटा की एल की अगर हम कोई एक वैल्यू लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें एमएल की कुछ वैल्यूज ही मिलती हैं, तो इस चीज को आप यहाँ डायग्राम में दिखा सकते हैं। चलिए यहाँ यहीं पर दिखा देते हैं, ये जगह है हमारे पास। तो ये मान लीजिए ये है मैग्नेटिक फील्ड वाला डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो कंपोनेंट आया जिसको हम एस जेड कहते हैं, और ये एस जेड जो है वो वेक्टर एल जो है, एल जेड जो है वो क्या है, एल जेड जो है वो वेक्टर एल का प्रोजेक्शन है। तो अगर हम एल की कोई दो वैल्यूज लेते हैं, एल बराबर दो लेते हैं, एल बराबर दो लेने पर एमएल की कितनी वैल्यूज आएंगी, पांच वैल्यूज आएंगी। एमएल की कितनी वैल्यूज आएंगी, पांच वैल्यूज आएंगी। और एमएल की पांच वैल्यूज अगर हम लेंगे तो एमएल की पांच वैल्यू लेने पर हमें एल जेड की भी पांच अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। अगर हम एमएल की पहली वैल्यू रखेंगे तो एल जेड की एक वैल्यू मिलेगी, दूसरी वैल्यू रखेंगे तो एक दूसरी वैल्यू मिलेगी। तो इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आप देखिए, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमने एल की वैल्यू मान लीजिए दो लिखा है तो हमें एमएल की पांच वैल्यूज मिलेंगी, एमएल की पांच वैल्यू का मतलब एलजेड की पांच वैल्यूज मिलेंगी। तो एलजेड की वो पांच वैल्यू कौन कौन सी मिलेंगी और कैसे मिलेंगी, तो वो देखिए आपको ऐसे मिलता है, ये हमारा है वेक्टर एल, जो वेक्टर एल है उसकी हाइट को हम दिखा रहे हैं। ठीक है ना, इस वेक्टर एल का जो प्रोजेक्शन होगा यहाँ पर, ये देखिए एल जेड की यहाँ से ये जीरो मान लीजिए, यहाँ से ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो एल जेड की पहली वैल्यू होगी। अगर ये हमारी एल की वैल्यू है तो एल जेड की ये दूसरी वैल्यू एल जेड की आएगी। ये एल की वैल्यू है तो एल जेड जीरो हो जाएगा। ये एल की वैल्यू है तो ये हमारा जो एल जेड है वो यहाँ पर इतना आ जाएगा, मतलब जितना पहले इधर आया था पॉजिटिव उतना इधर निगेटिव आएगा। अगर ये हमारा एल है तो हमारा जो एल जेड है वो मिलेगा। तो आपको एल जेड की एक वैल्यू इधर, दूसरी वैल्यू इधर, तीसरी वैल्यू इधर, चौथी वैल्यू इधर, पांचवी वैल्यू इधर मिलेगी। और ये वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, देखिए जब एमएल की, अगर हमने एल की वैल्यू टू ली है, फॉर एल इज इक्वल टू टू, एमएल की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस टू। प्लस टू के लिए ये वाला डायरेक्शन है, मतलब ये थीटा आएगा। ठीक है ना, और एमएल की वैल्यू अगर आप लेते हैं प्लस में वन, तो प्लस वन के लिए ये थीटा आपको मिलेगा, और उसके लिए आप यहाँ पर प्रोजेक्शन डालेंगे तो एलजेड की अलग वैल्यू मिलेगी। एमएल की वैल्यू जब जीरो आएगी तब, चलिए तो पूरा चला गया, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको समझा पाना, फिर से लिखना पड़ेगा।
चलिए इसी को वेक्टर एटम मॉडल टॉपिक को ही कवर करते हैं, बाकी इसके क्वांटम नंबर और जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है और स्टर्न गर्लाक एक्सपेरिमेंट है वो सब अगली क्लास में करेंगे। इसको बस पूरा कर देते हैं, इस पॉइंट को आपको समझा देते हैं, बाकी ये नोट्स हम दोबारा से लिख करके आपको इसको ऐप में अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो जो ये हमने स्पेस क्वांटाइजेशन आपको दिखाया है, ये स्पेस क्वांटाइजेशन को अगर हम यहाँ पर डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। ये ऑर्बिटल मोशन का हम स्पेस क्वांटाइजेशन दिखाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर स्पिन मोशन का। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है जिसको हम जेड एक्सिस बोल सकते हैं, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हमारा था। इसको आप ओरिजिन लेंगे ओ, और सिमिलरली आप यहाँ पर भी ये हमारा पॉइंट, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पर, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके नीचे निगेटिव। ये वापस से भाई जेड एक्सिस है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में इस वाले केस में अगर हम एल की वैल्यू मान लीजिए 2 ले लेते हैं तो एमएल की टोटल 5 वैल्यू जाएंगी। एमएल की 5 वैल्यू आने का मतलब कि थीटा की 5 वैल्यू जाएंगी, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू एमएल अपान अंडर रूट एल एल प्लस 1 था। तो एल की वैल्यू अगर हमने फिक्स कर दिया तो एमएल की 5 वैल्यूज, और एमएल की 5 वैल्यूज के लिए थीटा की 5 वैल्यूज, इसका मतलब ये हुआ कि 5 अलग अलग ओरिएंटेशन में ही आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो उस ऑर्बिट में घूम सकता है। ऑर्बिट 5 अलग अलग ओरिएंटेशन शो कर सकता है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे शो करते हैं, तो ये एमएल की एक कोई वैल्यू होगी उसके लिए होगा, ये एमएल की किसी दूसरी वैल्यू के लिए होगा, ये एमएल की एक तीसरी वैल्यू के लिए होगा, ये चौथी वैल्यू हो गया, और ये आपका 5वां हो गया, ठीक है ना। तो ये जब एमएल की वैल्यू प्लस में 2 है, एमएल की वैल्यू जब एमएल इज इक्वल टू प्लस में 2, एमएल इज इक्वल टू माइनस में सॉरी प्लस में 1, एमएल इज इक्वल टू 0, और एमएल इज इक्वल टू माइनस में 1, और एमएल इज इक्वल टू माइनस में 2, ठीक है। यहां से अगर आप इस वेक्टर को यहां पर इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो ये आपको क्या दिखाएगा, ये एस जेड की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। एमएल की वैल्यू जब प्लस 2 रखेंगे तो एस जेड की वैल्यू कितनी आएगी, आपने ये एस जेड का फार्मूला पढ़ा था कि एमएल और यहाँ पर एच क्रॉस है ना। तो एमएल की वैल्यू आपने प्लस 2 रखा, यानी 2 एच क्रॉस यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज 2 एच क्रॉस, है ना। यहाँ से आप प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये एस जेड की दूसरी वैल्यू मिलेगी। ये कब मिलेगी, जब हम एमएल की वैल्यू प्लस 1 लेंगे। एमएल की वैल्यू प्लस 1 लेने का मतलब ये क्या है, ये एच क्रॉस है। फिर आप एमएल की वैल्यू क्या लेंगे, 0, तो एमएल की वैल्यू 0 रखने पर एस जेड कितना आएगा, ये 0 आ गया। एमएल की वैल्यू -1 रखने पर ये आपका प्रोजेक्शन यहाँ पर जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, वो कितना हो जाएगा, माइनस में एच क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पर आने पर ही कितना मिल जाएगा आपको, प्लस में सॉरी माइनस में 2 एच क्रॉस मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका थीटा है, यहाँ पर जो थीटा है, फिर ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, और ये जो थीटा है, ये अलग अलग है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसके लिए जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड से कौन कौन से ओरिएंटेशन में आपका जो है
ऑर्बिटल मोशन हो पा रहा है, ये थीटा की अलग अलग 5 वैल्यूज दिख रही हैं आपको। सिमिलरली आप इसको यहाँ पर भी शो कर सकते हैं स्पिन मोशन के लिए। स्पिन वाले में आपने देखा कि केवल 2 ही ओरिएंटेशन पॉसिबल होता है, तो एक ये हो गया और एक आपके पास में ये हो गया। जितना इधर पॉजिटिव आएगा प्रोजेक्शन, उतना इधर निगेटिव आएगा। ये प्रोजेक्शन क्या चीज की वैल्यू को बताएगा? ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम के जेड कंपोनेंट को या मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। कैसे निकालते हैं? ये आपने देखा कि एस जेड बराबर क्या होता है, ये होता है एमएस और यहाँ पर होता है एच क्रॉस। एमएस की वैल्यू क्या होती है? एमएस की केवल 2 वैल्यूज पॉसिबल है, +1/2 और -1/2। तो मान लीजिए ये है एमएस की वैल्यू प्लस में 1/2 के लिए, और ये है आपका एमएस की वैल्यू माइनस में 1/2 के लिए। तो एमएस की वैल्यू जो +1/2 रखते हैं, तो ये सॉल्व करने पर जो हमने पीछे आपको फार्मूला दिखाया cos थीटा इक्वल टू ms अपान अंडर रूट एस एस प्लस 1, तो s की वैल्यू 1/2 और ms की वैल्यू +1/2 रखेंगे तो ये थीटा मिलेगा 25 डिग्री, और जब हम माइनस में 1/2 रखेंगे तो ये थीटा आपको मिलेगा 155 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ms की वैल्यू आप जब यहाँ पर रखेंगे 1/2, ये हो जाएगा h क्रॉस अपान में 2 वाली वैल्यू है ये, और ये कौन सी वैल्यू है? माइनस में h क्रॉस अपान में 2। ठीक है, और ये थीटा कौन सा है? ये थीटा आपका है 25 डिग्री का, और ये थीटा कितना है? 155 डिग्री का। इसमें केवल 2 ही ओरिएंटेशन पॉसिबल होता है स्पिन मोशन में। ऑर्बिटल मोशन में एल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, 2 लिया तो 5 ओरिएंटेशन, 3 लिया तो 7 ओरिएंटेशन, इस तरह से। तो स्पेस में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो या स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, दोनों की वैल्यू या उसका डायरेक्शन क्वांटाइज्ड होता है, इसी को हम स्पेस क्वांटाइजेशन कहते हैं। स्पिन मोशन भी आपने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, और इन सबको कंबाइन करके जो वेक्टर एटम मॉडल बना उसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन का अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो उसमें ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्बिटल के साथ साथ इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन भी करता है। इसी को हम वेक्टर एटम मॉडल कहते हैं। और इसी वेक्टर एटम मॉडल में आपने देखा कि इसी स्पेस की क्वांटाइजेशन को समझाने के लिए हम बहुत सारे क्वांटम नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि वेक्टर एटम मॉडल से रिलेटेड कौन कौन से क्वांटम नंबर्स थे, और वो क्वांटम नंबर से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते थे, है ना। ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है ना। हाँ, ये एल जेड कहां पर? अच्छा हाँ, यहाँ पर, सॉरी, ये एल जेड है। एल है ना, ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल एल जेड, सॉरी, एल जेड। ये एल जेड है और ये एस जेड है। ठीक है ना। इसमें जो एम एस की वैल्यू है केवल 2 ही वैल्यूज पॉसिबल होती है, प्लस माइनस में 1/2। और इसमें जो एमएल की वैल्यू है वो तो एल की वैल्यू पर डिपेंड करता है, एमएल की वैल्यू होती है -L2 + L। ठीक, चलिए, तो आज की क्लास का ये टॉपिक हमारा यहीं पे वेक्टर एटम मॉडल कंप्लीट हो जाता है। बाकी अभी इसके अंदर और भी कुछ सब टॉपिक्स हैं, उसको हम अगली क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो 3-4 क्लास के अंदर ये सारे टॉपिक फिनिश हो जाएंगे, फिर एक लेट्स टॉक आपका रखेंगे, है ना। और आगे हो सकता है कल या कल के बाद में एक दिन में 2 क्लास भी रख सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। जल्दी से इसको खत्म करते हैं, उसके बाद टेस्ट के ऊपर हम भी आपके साथ पैरेलल लगेंगे। तब तक आप जो भी हमने यूनिट टेस्ट वगैरह आपको प्रोवाइड किया है, आप वो टेस्ट अपनी तरफ से तैयार करते रहिए। ठीक, चलिए, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड नाइट।